नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन इसमें भी फिजिक्स के ही हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिख रहा है कि अ मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेज ए सिंपल, मतलब एक आवर्धक कांच एक सरल से बना होता है। मतलब ये है कि मैग्नीफाइंग ग्लास पूछ रहा है कि किससे किसका बना होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या करते हैं, अब छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। सिंपल है ये। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। छोटी चीज़ को बड़ी करके देखते हैं इसमें यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है साउंड वेव आर सिमिलर टू द वेव। साउंड वेव किसके समान होती है, मतलब कौन सी वेव के समान होती है, या ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों के समान होती हैं। तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, जैसे कि आप जब देखते हैं ना, स्ट्रिंग वाली होती है, गिटार होती है तो उसमें क्या होते हैं, बार लगे होते हैं। जब हम इनको प्रेस करते हैं या मारते हैं तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड जो होती है साउंड वेव के सिमिलर होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दे रखा है, जनरेटेड इन स्ट्रेच वायर बाय हीटिंग और प्लगिंग द वायर। गिटार में भी सेम होता है, और अगर गिटार में सारे तार क्या होते हैं, खींच करके बांधे होते हैं। तो जब आप उसको प्रेस करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो इस साउंड वेव निकलती है और सिमिलर होती है। तीसरा है कि द वेट ऑफ बॉडी इज, मानव शरीर का भार होता है। भार में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जा करके यूनिट इसकी क्या बनती है, न्यूटन बनती है। ठीक है, और ये हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ होगा। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन करेक्ट, सेम एट एवरी प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट अ पोल और मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो पोल पर क्या होता है, आपका जो इंसान के शरीर का भार होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। क्योंकि जी की वैल्यू आपकी पोल पर ज़्यादा होती है। अब आपका नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव दैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग उड़ान मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई फ्लाइंग पाथ है, मान लो कोई चिड़िया ही उड़ रही है, तो क्या होगा, अगर आप साउंड मतलब जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है, अगर आप उसको थ्रो करते हैं तो क्या करेगी, अल्ट्रासाउंड वेव जाएगी, और जहाँ से उसको पाथ क्लियर नहीं मिलेगा वहाँ से टकरा के रिटर्न आती है, तो सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो जो ऑब्स्टेकल होते हैं फ्लाइंग पाथ में, उनको डिटेक्ट करने के लिए जिस वेव का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव। ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव चमगादड़ भी छोड़ती है, ठीक है, और डॉल्फिन भी छोड़ती है, डॉल्फिन। तो ध्यान रखना। अगला है कि अ फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हमें पता है कि किस लिए करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होती है तो क्या करता है, फ्यूज वायर जो आपका होता है वो मेल्ट हो जाता है।
तो सर्किट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ब्रेक सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। एक चीज़ ध्यान ये रखनी होती है कि जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू योर मेन वायर उससे कम होता है। इसी वजह से हीटअप होती है तो क्या होता है, सबसे पहले फ्यूज वायर जाता है और बाकी आपकी जो सर्किट्स होती हैं, वायर है, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, करंट अगर अप डाउन होती है तो क्या होगा, बाकी चीज़ें आपकी बच जाएंगी, सिर्फ फ्यूज वायर या कह सकते हैं कि जो भी आप सर्किट ब्रेक करने के लिए सेटअप लगाते हैं वो चला जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये है कि लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। जो पदार्थ है उसकी खोजी गई सबसे नवीनतम अवस्था जो है वो ये है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको याद रखना है सीधा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था है। नेक्स्ट है द स्टेट इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग। वह अवस्था कौन सी होगी जिसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होगा। तो हमें पता है कि सबसे बेहतर शेप अगर कोई चीज़ लेती है तो क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो कौन लेगा, सॉलिड लेता है। ठीक है, और इसके ही अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास होते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, इसीलिए कठोर होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सॉलिड होगा। नेक्स्ट है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर इफ ही वॉक इन द बोट टुवर्ड द शोर द बोट विल। एक व्यक्ति शांत पानी में एक खड़ी नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव क्या करेगी। आप ऐसे समझिए कि ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी नाव में चलता है और नाव किनारे की तरफ जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, या आप यही समझो कि नाव किनारे पर ही है तो फिर क्या होगा। हम लोग अक्सर नाव में बैठते हैं, जब किनारे की तरफ होते हैं, उतरने की कोशिश करते हैं तो नाव क्या करती है, पीछे की तरफ भागती है, किनारे की तरफ नहीं जाती हो। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, अ मूव अवे फ्रॉम शोर। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए ये किनारा है पूरा आपका, इसको मान लीजिए आपका ये, और ये पूरा का पूरा आपका पानी भरा पड़ा है। ठीक है, और आप ये रहें, आप आगे की तरफ चलेंगे, ये आपकी नाव है जिस पर आप खड़े हैं, ये पीछे की तरफ भागेगी। ठीक है, तो किनारे, आप किनारे की तरफ जा रहे हैं, ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम शोर। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ। सापेक्ष आर्द्रता किसके प्रतिशत को कहते हैं। तो आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसको इससे डिनोट करते हैं, और क्या होता है, ये होता है आपका एक्चुअल ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये परसेंटेज को
इसको कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या हो गया, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो आपका ऑप्शन इसमें सी वाला सही है। नेक्स्ट है वन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर। वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज किस लिए किया जाता है? कह सकते हैं आपकी हाई करेंट्स के लिए जो प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर, वही है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। वन डे ग्राफ जनरेटर का प्रयोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा क्या करती है? पहले तो देखते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट फ्लो जो होता है आपका बढ़ जाता है। करंट फ्लो बढ़ने लगता है। तो इसमें क्वेश्चन में आपका क्या है करेक्ट आंसर, वही है, ये कह रहा है कि डज नॉट चेंज, इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली, अचानक तो नहीं बढ़ेगा, वेरी कॉन्टिन्यूसली, लगातार कह रहा है कि चेंज होगा। इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर ये वाला है, रिक्वेस्ट सब्सटेंशियली। तो शॉर्ट सर्किट जब होती है तो वहाँ क्या पर होता है, हीटअप होने लगता है, तो आसपास की चीज़ें भी अफेक्टेड होती हैं, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट वोल्टेज प्लॉट ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इज गिवन अबव। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का धारा वोल्टेज ग्राफ ऊपर दिया गया है, यह यंत्र क्या है? तो ये क्या होगा आपका, इसमें लिख रखा है कि यह कंडक्टर विच, पहला है सेमी कंडक्टर, दूसरा है कंडक्टर विच ऑबे ओम्स लॉ, सुपर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, कुछ फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब ड्रॉ क्या करेंगे, सुपर कंडक्टर में क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब करंट का फ्लो मैक्सिमम। अब ओम्स का लॉ क्या कहता है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जितने भी आप कह सकते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या कोई भी मतलब सैटेलाइट्स होती है पृथ्वी के जो ऑर्बिट्स हैं उसमें ही वो घुमा करती है, तो उसको हम लोग ये चीज़ें जानते हैं कि वो नीचे की तरफ नहीं गिरती है, बहुत सालों तक हमेशा यह कह सकते हैं कि वो चक्कर लगाती रहती है। तो उसको चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए होती है, एक मोशन चाहिए होती है सफिशिएंट अमाउंट में, ताकि वो नीचे ना आए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है कि प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। अगर आपकी
यही है, इसको चक्कर लगाना है किसी चीज़ को, तो इसको इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे कि ये घूमती ही रहे, नीचे ना आए। तो इसमें सफिशेंट अमाउंट में कैसे कह सकते हैं क्या, एक्सेलरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सेवियर विंटर बट वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन। कड़ी सर्दी में झील की सतह जम जाती है लेकिन नीचे का पानी तरल ही रहता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो आपका लेक है उसके नीचे के पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कोई भी चीज़ें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ तो नहीं बनेगी, और इसी टेम्परेचर पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, इन द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम शोन बिलो, ठीक है, विच इज कैरेक्ट। नीचे दिए गए विस्थापन समय ग्राफ के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी हैज अ सम इनिशियल स्पीड, बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका ये है कि सीधा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है डी वाला है, द बॉडी मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा इसका। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये हमारा चैनल का नाम है MSR GKGS। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।